एक ही रीजन, एक ही कल्चर, एक ही ज्योग्राफी और एक मजहब। लेकिन इन दो लकीरों के बीच का फर्क देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ है ओमान, जो मिडल ईस्ट का सबसे स्टेबल और पुरसुकून मुल्क माना जाता है, और उसके बिल्कुल पड़ोस में है यमन, जो आज मौत की दहलीज पर खड़ा है। हैरत की बात यह है कि इन दोनों को देखकर कोई भी कहेगा कि ये दो सगे भाई हैं, जिनका वक्त के साथ बंटवारा कर दिया गया। दोनों के पास तेल है, गैस है और कुदरती खजाने हैं। मगर किस्मत देखिए, जहां ओमान कामयाबी के इंडेक्स में टॉप पर है, वहां यमन ने भी टॉप किया है, मगर नीचे से। आखिर क्यों? जब सब कुछ सिमिलर था तो एक मुल्क मसीहा बन गया और दूसरा एक कभी ना बुझने वाली आग। नक्शे पर नज़र डालें तो यमन और ओमान की लोकेशन बिल्कुल एक जैसी नज़र आती है। दोनों के पास समुंदर है, दोनों अरब कंट्रीज़ हैं, मगर इनकी तारीख ने इनके नसीब अलग लिख दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि एक ने तरक्की की राह चुनी और दूसरे ने तबाही की दास्तान। इस हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। ओमान की दास्तान शुरू होती है उन पुर्तगीज लोगों से जो यहाँ कब्जा करके बैठे थे, मगर 1650 में ओमानी लोग इकट्ठा हुए और उन्हें बाहर खदेड़ दिया। जाते जाते पुर्तगीज एक बड़ा तोहफा दे गए, सी ट्रेड का एक्सपीरियंस। ओमान ने इस हुनर को पकड़ लिया और पूरे इलाके में तिजारत का जाल बिछा दिया। लेकिन असल बदलाव आया 1970 में, जब सुल्तान काबूस बिन सईद ने अपने पिता का तख्ता पलट किया। उस वक्त पूरे ओमान में सिर्फ 3 स्कूल और 10 किलोमीटर तक की पक्की सड़क थी। सोचिए, सिर्फ 3 स्कूल, मगर सुल्तान ने इख्तियार मिलते ही करिश्मा कर दिया। 15 साल के अंदर 500 से ज़्यादा स्कूल और 3000 किलोमीटर तक की सड़कें बन गईं। सुल्तान ने तेल से आने वाला पैसा अपनी तिजोरी में नहीं बल्कि अवाम की अजमत पर खर्च किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि बाहर की कंपनीज को अगर ओमान के अंदर काम करना है तो ओमानी लोगों को ट्रेन करना होगा। आज वही असर है कि ओमान ना सिर्फ अमीर है बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में एक मीडिएटर यानी सुलह करवाने वाले की तरह जाना जाता है। यही वजह है कि ओमान आज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए एक सेफ जोन बन चुका है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ईरान और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर टॉक्स हुई, उसका असल सेंटर भी ओमान ही था। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएगी, लेकिन किसी को ये डील मंजूर नहीं थी। अब रुख करते हैं यमन की तरफ, जहां की दास्तान दुख और धोखे से भरी है। यमन कभी सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर के पास था तो कभी ब्रिटिशर्स के पास। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यमन 2 हिस्सों में बंट गया। नॉर्थ में ज़ैदी सियास का कंट्रोल था और साउथ में ब्रिटिशर्स का। लेकिन 1962 में जब तख्ता पलट हुआ तो ये कोई मामूली बगावत नहीं थी, ये थी एक बड़ी प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत। एक तरफ इजिप्ट था जो अपना निज़ाम चाहता था, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और बाकी अरब मुल्क थे जो ज़ैदी बादशाहत को बचाना चाहते थे ताकि उनकी अपनी कुर्सी खतरे में न पड़े। 8 साल तक सिविल वॉर चली और लाखों लोग मारे गए। जब 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन एक हुए तो लोगों को लगा शायद अब सुकून मिलेगा, मगर उन्हें मिला अली अब्दुल्ला सालेह, जो शायद अरब वर्ल्ड के सबसे करप्ट लीडर थे। जहां पड़ोस में सुल्तान काबूस अवाम पर दौलत लुटा रहे थे,
वहाँ साले तेल का पैसा लूटकर विदेशों में अपने एसेट्स बना रहे थे। उनकी गलतियों ने यमन को तबाह कर दिया। जब उन्होंने सद्दाम हुसैन का साथ दिया तो सऊदी अरब से आने वाली बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद भी रुक गई और 8 लाख यमनी वर्कर्स जो सऊदी अरब में काम करा करते थे उन्हें भी वापस अपने घरों को लौट आना पड़ा। आज का यमन एक मुल्क नहीं बल्कि एक केक है जो कई टुकड़ों में कट चुका है। एक टुकड़े पर हैं हूतीस वरद्दन अला मजाजिर अल-अदु अस्सहियोनी जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, दूसरे पर SPC जिसे UAE का सपोर्ट है और तीसरे पर वो ग्रुप है जिसे सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। मगर इस सारी सियासत और पावर स्ट्रगल में कोई पूछने वाला है तो वो है यमन का आम इंसान।